वैसे तो सभी लोगों को पता होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज को आर्टिकल 51A के अंदर मेंशन करा गया है, लेकिन क्या सभी लोगों को पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इन फंडामेंटल ड्यूटीज को कौन सी कमिटी के जरिए ऐड करा गया था और कौन से अमेंडमेंट के अंदर इन फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड करा गया था? तो आज हम इस वीडियो के अंदर इन सारे डाउट्स के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट इन लीगल गाइडेंस। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 के अंदर हमारी एक अमेंडमेंट करी गई थी, 42nd अमेंडमेंट 1976 के अंदर। उसके बाद एक पार्ट नंबर 4A को जोड़ा गया था और आर्टिकल 51A को जोड़ा गया था, जिसके अंदर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड करा गया था। अब इसके थोड़े बैकग्राउंड के अंदर बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटीज की बात स्टार्ट हुई थी स्वर्ण सिंह मेहता कमेटी की तरफ से। यही एक कमेटी थी, स्वर्ण सिंह मेहता कमेटी, जिन्होंने बात छेड़ी थी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज भी होनी चाहिए। फिर इसकी बात को जब छेड़ी गई थी तो इसके अंदर इस कमेटी ने, स्वर्ण सिंह मेहता कमेटी ने बोला गया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 8 फंडामेंटल ड्यूटीज होनी चाहिए। फिर गवर्नमेंट ने इसके ऊपर सोचा और फिर गवर्नमेंट ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 42nd अमेंडमेंट 1976 करी थी, जिसके अंदर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड करा गया था। 42nd अमेंडमेंट 1976 करी गई थी, जिसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड करा गया था। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, मैंने भी बोला कि स्वर्ण सिंह मेहता कमेटी ने तो 8 फंडामेंटल ड्यूटीज बोली थी, अब गवर्नमेंट ने 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड करी। इसलिए करी थी कि गवर्नमेंट ने रिकमेंडेशन लिया था स्वर्ण सिंह मेहता का, उसमें 8 कमेटी का लिया था। तो इसकी वजह से गवर्नमेंट ने अपनी भी थोड़ी इंटरप्रिटेशन करके 2 फंडामेंटल ड्यूटीज और ऐड कर दी गई थी। इसीलिए 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड करा गया था 42nd अमेंडमेंट 1976 के अंदर। अब ये ड्यूटीज हमें क्या बताती है? ये बताती है कि हर एक सिटीजन का कर्तव्य होता है इन सारी ड्यूटीज को पालन करना और अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करना। अब आपको बात होती होगी, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसको हम पढ़ के फंडामेंटल ड्यूटीज को आराम से पढ़ के और अपने क्वेश्चन के अंदर आंसर कर देंगे। तो इतना डीप पढ़ने की हमें क्या जरूरत है? इतना डीप पढ़ने की हमें इसलिए जरूरत है क्योंकि क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज हमें कौन सी कमेटी की तरफ से बनाई गई थी, तो ये आंसर होगा। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज है, उसके अंदर 4th फंडामेंटल ड्यूटीज क्या कहती है? अब किसी ने डीपली जो फंडामेंटल ड्यूटीज को पढ़ा ही नहीं होगा तो इसका जवाब कैसे दे पाएगा? या फिर आपको ऑप्शन के अंदर 3 ड्यूटीज दे देंगे और एक 4 मिलती जुलती ड्यूटीज दे देंगे और इसमें आपको पहचानना होगा कि इसमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड नहीं है, तो उसका आंसर 4th वाला होगा। लेकिन किसी ने सारी ड्यूटीज पढ़ी नहीं होंगी तो उसका जवाब कैसे देगा? तो इसीलिए मैंने एक फॉर्मूला अपना जो मैं पढ़ता हूं जैसे, तो उसके बेसिस पे मैंने एक बात निकाली है, तो उसको आप फॉलो करिएगा। सबसे पहली बात आपको सोचना है कि जो हमारे नेशनल फ्लैग है, देश के बारे में जो हमें पहले सोचना है कि जो हमारा नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, या फिर जितने हमारे आइडल्स हैं या फिर जो भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, हमें इसकी रिस्पेक्ट करनी है। सबसे पहली बात तो यहां से चालू होती है ड्यूटी की, ये हमारी पहली ड्यूटी होगी। फिर नेक्स्ट स्टेप आप दूसरी सीढ़ी चढ़ोगे, दूसरे में आपको सोचना है कि जितने हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, जिन्होंने इतना स्ट्रगल करा है हमारे देश को आजाद कराने के लिए, हमें उनको भी फॉलो करना है और उनको भी रिस्पेक्ट करना है। दूसरी ड्यूटी आपकी ये। तीसरी ड्यूटी होगी कि आपको अपने बारे में सोचना है कि मुझे जो अपने अंदर ईमानदारी को प्रोटेक्ट करके रखना है, बरकरार रखना है और अपने यूनिटी बना के रखनी है, प्रोटेक्ट करनी है अपने अंदर यूनिटी। आपने अपने बारे में भी सोच लिया। चौथी बात, आपको देश के बारे में सोचना है कि मेरे को अपने देश को डिफेंड करना है, बचाकर रखना है और कभी भी अगर नेशनल सर्विसेज मुझसे मांगी जाती है तो मैं एकदम नेशनल सर्विसेज देने के लिए रेडी रहूं। जैसे कि कोरोना वायरस अभी चल रहा है तो इसके अंदर नेशनल सर्विसेज के तौर पे हमारी मदद क्या बनती है कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने पीएम केयर फंड बनाया है, तो उसमें हम जितना हमारी एबिलिटी हम उसके हिसाब से अपना डोनेशन दें। ये भी एक तरीके की नेशनल सर्विसेज होती है कि अपने देश को बचाने के लिए हम अपनी नेशनल सर्विसेज यूज कर रहे हैं। ये भी एक तरीके का हमारा फंडामेंटल ड्यूटी कर्तव्य है करने का। तो ऐसे आपके ये चौथी बात भी समझ में आ गई। पांचवी बात आपकी ड्यूटी जो आएगी, फिर आपको जो सोसाइटी के बारे में सोचना है, आपने अपने बारे में सोच लिया, देश के बारे में सोच लिया, फ्रीडम फाइटर्स के बारे में सोच लिया। अब आपकी ड्यूटी कि आपको जो है सोसाइटी के बारे में सोचना है कि आपको जो है आपस में मेल मिलाप भाईचारा बनाना है और जो रिलीजन्स है, आप दूसरे रिलीजन्स है उनको ऊंचा उठाना है, अपने रिलीजन को भी और सारे सब दूसरों के रिलीजन को भी ऊंचा उठाना है और भाईचारा अपने हर एक इंडियन सिटीजन के साथ बनाकर रखना है। तो आपकी पांचवी भी बात कंप्लीट हो गई। छठी बात आती है कि अब आपको जो भी विरासत में चीजें मिली हुई है आपको इसे प्रोटेक्ट करना है, प्रिजर्व करके रखना है, वैल्यू देनी है। जैसे कि जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, ताजमहल, लाल किला या फिर कोई भी ऐसी रिच
अमीरी है, विरासत में आपको जो चीजें मिली हुई है उसको आपको प्रोटेक्ट करना है। ये भी आपका सीढ़ी चल रही है दूसरी। और सातवीं सीढ़ी होगी की बात होगी कि आपको प्रोटेक्ट करना है और इंप्रूव करना है नेचुरल एनवायरमेंट। अब आपको एनवायरमेंट के बारे में भी सोचना पड़ेगा कि जो भी नेचुरल तरीके से एनवायरमेंट है मैं उसको गंदा ना होने दूं, और जो भी मेरे फॉरेस्ट है, जंगल है, उसको मैं काटू ना, या फिर नदियों को गंदा ना करूं, रिवर्स को गंदा ना करूं, ये भी जो वाइल्ड लाइफ क्रिएचर्स हैं और उनको जान से ना मारूं, या फिर जो भी लिविंग क्रिएचर्स है उनके प्रति मैं दया रखूं। तो ये भी हमारा 7th फंडामेंटल ड्यूटी होगी। अब 8th फंडामेंटल ड्यूटी क्या कहती है कि हमारे को जो अपना साइंटिफिक, अब आपको अपनी मेंटेलिटी के बारे के अंदर डेवलपमेंट करना है कि अपने साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ाओ और ह्यूमैनिज्म को बढ़ाओ जितना बढ़ा सकते हो। अब आपको 8th ड्यूटी भी कंप्लीट हो गई। 9th ड्यूटी की बात करें कि आपको जो है पब्लिक प्रॉपर्टीज को बचाकर रखना है। जितनी भी हमारी पब्लिक प्रॉपर्टीज होती है, पार्क्स होती है, जो गवर्नमेंट ने हमारे लिए यूज करने के लिए प्रॉपर्टीज बना रखी हैं, इनको आप बचाकर रखो, वायलेंस को आप दूर रहो। तो ये भी अब आपकी 9th फंडामेंटल ड्यूटी कंप्लीट हो गई। 10वीं कि हमारे को जो है अपने आप को प्रयास करते रहना है एक्सीलेंस की तरफ, अपने आप को अचीव करने के लिए, और दिन पे दिन हमें अपने आप को राइज बढ़ते रहना है हायर लेवल की तरफ, अचीवमेंट्स की तरफ। तो ये भी एक हमारी 10th फंडामेंटल ड्यूटी हो गई, जो अभी 42nd अमेंडमेंट 1976 के अंदर ये 10 ड्यूटीज को ऐड करा गया था। अब आप ये सोचोगे एकदम आपको जो है पूरी स्टेप बाय स्टेप आपको ड्यूटीज समझ में आ गई। अगर आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ गया, 3 ड्यूटीज दे दी फंडामेंटल, और चौथी ड्यूटी आपको अलग एक लाइन स्टेटमेंट दे रही जो आपको पढ़ने से समझ में आ जाएगी कि ये तो मेरी जो मैंने सीढ़ियां चढ़ के आया था ये तो उसके अंदर है ही नहीं। तो ये स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको अपना फॉर्मूला बता दिया कि पहले आपको देश के बारे में सोचना है, फिर अपने बारे में सोचना है, फिर अपनी मेंटेलिटी के बारे में सोचना है, फिर सोसाइटी के बारे में सोचना है, फिर एनवायरमेंट के बारे में भी सोचना है, फिर अपने टेम्पर के बारे में भी सोचना है, फिर पब्लिक प्रॉपर्टी को कैसे बचाना है, विरासत में जो प्रॉपर्टीज मिली है उसको कैसे हमें बचाना है, तो ये बारे में आपको सोचना है। अब एक मेन बात आती है जो पेपर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। वैसे तो 42nd अमेंडमेंट जो है ये भी हमें बहुत ध्यान में रखनी है। तो एक बात आती है 86th अमेंडमेंट 2002 के अंदर एक करी गई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर 1950। इसके अंदर बोला गया था कि हु इज अ पेरेंट या फिर गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू एज अ चाइल्ड वर्ड बिटवीन 6 to 14 ईयर्स ओल्ड। अभी बताता क्या है, इसका मतलब है कि अगर कोई भी पेरेंट है या फिर कोई भी गार्जियन है, उसका बच्चा है, तो उसको अपने बच्चे को जो है एक अपॉर्चुनिटी देनी है। अपॉर्चुनिटी किस चीज की? एजुकेशन देने की। अब उसका बच्चा जो है 6 से 14 साल तक के बीच में अगर उसकी एज है तो पेरेंट की ड्यूटी बना दी गई है, फंडामेंटल ड्यूटी बना दी गई है, या गार्जियन की फंडामेंटल ड्यूटी बना दी गई है कि भाई तेरे को जो है अब अपने बच्चे को जो है एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करानी है। ये तेरी फंडामेंटल ड्यूटी है, वायलेशन नहीं करना है, तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हें इस कर्तव्य को, फंडामेंटल कर्तव्य को पालन करना पड़ेगा। तो 86 अमेंडमेंट 2002 के अंदर ये 11th ड्यूटी को ऐड करा गया था। बहुत बार क्वेश्चन आता है पेपर में, सीधे सीधा पूछ लेते हैं 11th फंडामेंटल ड्यूटी कब ऐड करी गई थी। आंसर ये 86 अमेंडमेंट। और इसके अंदर ये भी क्वेश्चन आता है कि मोटिव क्या था 11th ड्यूटी को ऐड करने का, अपॉर्चुनिटी देना। इसका मोटिव था कि हमें एजुकेशन को प्रमोट करना है, अपने बच्चों को जो 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं उनको एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करानी है हर एक पेरेंट्स को। तो मैं अब उम्मीद करता हूं कि आपको जो है पॉइंट टू पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप जो है एक एक बात फंडामेंटल ड्यूटी समझ में आई होगी कि फंडामेंटल ड्यूटी जयस्वंत सिंह मेहता कमिटी की तरफ से रिकमेंडेशन आया था जब इसको ऐड करा गया था। अगर क्वेश्चन में ये भी अगर आ गया कि फंडामेंटल यशवंत सिंह मेहता कमिटी ने कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड करने का सजेशन दिया था, 8, लेकिन एंड में 42nd अमेंडमेंट 1976 के अंदर कितनी फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुई थी? 10, जो हमें स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएं। अब इस वीडियो से पहले आप सोचते होंगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज हम पढ़े कैसे, याद कैसे करें। अब आपको एकदम फॉर्मूला समझ में आ गया, आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है। पहले आजादी से पहले के बाद, फिर देश के लिए, फिर नेशनल एंथम, ऐसी जो मैंने आपको स्टेप बताया उसके बारे, उससे आप फंडामेंटल ड्यूटीज का टॉपिक पढ़ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरी की पूरी वीडियो पसंद आई होगी। मैं आशा करता हूं कि आप मेरे YouTube चैनल को सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट आता है इस टॉपिक से रिगार्डिंग तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर अपना डाउट पूछकर क्लियर कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।